मैंने खान सर के खिलाफ बातें लिखी हैं मैंने। तो खान सर के पीए ने कहा उसके बावजूद खान सर आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे छोटे भाई की शादी है वली और आपको पटना आना है। और फिर मैंने खान सर को फ़ोन पे खुद कहता हूँ कि खान सर मैंने खुद आपके खिलाफ वीडियो बनाई है, उसके बावजूद मुझे आप शादी में क्यों बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आप मेरे खिलाफ कहें मैं उस बात को भूलना चाहता हूँ और मैं कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे आना चाहता हूँ। हमारे बीच जो कॉमन है उस पर बातचीत करना चाहता हूँ। जब आपने एक उम्मीद एकेडमी शुरू किया था जी। तो हम उस शख्स से मिलना चाहते थे जिसके अंदर ये हिम्मत है कि एजुकेशन दे के सोसाइटी को बदला जा सके। आपने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और आपने गले लगाने का फैसला किया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले देखिए 100 साल भी पहले मत जाइए, आप जाइए आज से 80 साल पहले, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था। पूरी दुनिया में जानवरों की तरह मारा जा रहा था यहूदियों को, इजराइल को, जर्मनी में। आइंस्टीन तक को भागने की नौबत में आया। उनकी हालत ये हो गई थी कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था, यही बचाए थे सब। फिलिस्तीन और अरब ये सब वाले में स्टार्ट देने वाले जो हैं, बिल्कुल। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, कोई शॉर्टकट तरीका अपनाया। तो आप मान रहे हैं कि फ़लस्तीनियों ने यहूदियों को बचाया था। देखिए हिस्ट्री वाली चीजों को आप कैसे ना कर सकते। वैसे इस पॉडकास्ट में बहुत आराम से बोल रहे हैं आप। इसमें हम आराम से बोल रहे हैं क्योंकि पॉडकास्ट आपका है। ये आई थिंक एक अच्छा मैसेज आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को जा रहा है। बहुत चर्चा है मार्केट में माशाल्लाह कि खान सर का एक बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है। अगर चंद अल्फाज में आप बता सकें कि क्या होने वाला है इस हॉस्पिटल में, और क्या से पहले अगर मैं बता सकूं क्यों कर रहे हैं खान सर को हॉस्पिटल बनाने की क्या ज़रूरत है, सरकार का काम है, आप हॉस्पिटल क्यों बना रहे हैं। दूसरी बात, अगर हॉस्पिटल बना रहे हैं तो कौन सा हॉस्पिटल जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना वली रहमानी और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके बीच फिर से हाजिर हुआ हूँ। और आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनके बारे में मैं खुद कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उनके साथ बैठकर बातचीत करूँगा और आपके बीच उनके साथ वीडियो बनाकर हाजिर होऊंगा। तो बेसिकली मेरे साथ आज है खान सर, और आप सब जानते हैं कि आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं खुद खान सर के ख़िलाफ़ मैंने ट्वीट किया था और मैंने लोगों से कहा था कि इनके यूट्यूब चैनल को फॉलो ना करें, क्योंकि मुझे खुद इनकी कुछ बातों से जो है नाइत्तफ़ाक़ी थी। उसके बावजूद आज मैं इनके साथ बैठा हूँ और आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसा कैसे होता है कि जिनके खिलाफ आप लिखते हैं फिर उनके साथ आप बैठकर बातचीत करते हैं। तो उसके पीछे का मैं रीज़न भी बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं खान सर से बातचीत शुरू करूँ। तो खान सर के पीए का मेरे पास फ़ोन आया और मुझसे कहा कि खान सर आपको अपनी शादी में दावत देना चाहते हैं। तो मैंने खान सर के पीए से कहा कि आप ज़रा यूट्यूब उठाकर देखिए और मेरे ट्विटर को उठाकर देखिए, मैंने खान सर के खिलाफ बातें लिखी हैं मैंने। तो खान सर के पीए ने कहा उसके बावजूद खान सर आपसे मिलना चाहते हैं और आपको अपनी शादी में बुलाना चाहते हैं। हमने उस बात को हल्के में लिया और उस बात को इग्नोर कर दिया और हमने कहा शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आपने मुझे अपनी शादी में दावत दिया। या हमारी बात ख़त्म हुई। उसके बाद कुछ 1 साल के बाद खान सर के छोटे भाई की शादी होती है और फिर खान सर का डायरेक्टली मेरे पास फ़ोन आता है और कहते हैं खान सर कि मेरे छोटे भाई की शादी है वली और आपको पटना आना है। और फिर मैंने खान सर को फ़ोन पे खुद कहता हूँ कि खान सर मैंने खुद आपके खिलाफ वीडियो बनाई है, उसके बावजूद मुझे आप शादी में क्यों बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आप मेरे खिलाफ कहें मैं उस बात को भूलना चाहता हूँ और मैं कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे आना चाहता हूँ। हमारे बीच जो कॉमन है उस पर बातचीत करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हमारे बीच कॉमन क्या है। तो खान सर ने कहा हमारे बीच जो कॉमन है वो है एडुकेशन, और आपसे बहुत इंप्रेस्ड हूँ मैं, और जो काम आप मुसलमान गरीब बच्चों के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एडुकेशन के फील्ड में कर रहे हैं उस चीज़ से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ और उस चीज़ में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, और इसलिए आप मेरे दावतनामा को कबूल करें। उसके बावजूद मैं शादी में नहीं जा पाया कुछ मजबूरी की बुनियाद पर। और फिर खान सर का फ़ोन आया और मैंने ये अच्छा मौका समझा और मैंने उनको दावत दिया कि आइए हमारे स्कूल, हम बैठकर बातचीत करते हैं। हमारा एनुअल डे भी है, ये अच्छा मौका है जब हमारे बच्चों को आप देख सकते हैं और फिर हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं। और मुझे जो आपसे शिकायतें हैं और मेरी जो आपसे डिफरेंसेस है और नाइत्तफ़ाक़ी है, हम बैठकर एक बंद कमरे में बातचीत कर सकते हैं। और हमने बैठकर बंद कमरे में बातचीत की और खान साहब ने ये शर्त लगाया कि वो बातचीत हम ऑफ द कैमरा फ़िलहाल ना करें, फिर किसी मौके से करेंगे। मगर बातचीत के बाद ये ज़ाहिर हुआ जो वीडियो पे आप देखते हैं वैसा ज़ाहिरन नहीं है, जो वीडियो पे आप देखते हैं वैसा ज़ाहिरन बिल्कुल नहीं है। दिल कुछ और है। कई बार लोगों की ज़िंदगी में कई बातें लोग ऐसे कहते हैं जो वो मीन नहीं करते। उसके बावजूद वो डिफरेंसेस मेरे आज भी हैं जब मैं उनके साथ बैठा हूँ। हम कई मौके पर उससे बात करेंगे इंशाल्लाह, बट आई एम यूजिंग दिस एज़ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ दावा। मैं कोई दावत की तरह देखता हूँ कि खान सर के साथ बैठकर हम अपनी बातें इन तक कैसे पहुँचा सकते हैं, इनसे क्या अच्छा सीख सकते हैं इंशाल्लाह। इन सब के बावजूद खान सर आपने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और आपने गले लगाने का फ़ैसला किया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। देखिए जब आपने एक उम्मीद एकेडमी शुरू किया था जी। तो हम उस शख्स से मिलना चाहते थे जिसके अंदर ये हिम्मत है कि एजुकेशन दे के सोसाइटी को बदला जा सके। आप पैसे से किसी को मदद कीजिए, बेशक उसकी 1 दिन 10 दिन की ज़िंदगी सही हो सकती है, लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी बदलनी है तो उसको एजुकेशन देना पड़ेगा।
तो हमें जब पता चला तो हम कहे कि नहीं, कोई भी अगर एजुकेशन देता है किसी को भी, खास करके आप देखिए माइनॉरिटी का तो एजुकेशन की हालत कितनी पीछे हो गई है। और तो हम ये देखना चाहते थे कैसे शुरू किया, और हम सारे उस आवाम का, उस पब्लिक का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। बिल्कुल। ने 100 रुपए मांगा था और उसने, हमें लगता है कि कई जगह हमने भी उस चीज़ों को शेयर किया। हमारे पास जो चीज़ें, बहुत जो शुक्रिया। हमारा एक ग्रुप था वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा। और ये वो एकेडमी भी हमें देखने के काफ़ी ख्वाहिश थी इस चीज़ को देखने। देखिए, ज़रूरी नहीं कि सबके सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच करें। आप गौर करके देखिएगा, कई चीज़ों को लेके भाई बा अपनी फैमिली में कई बार क्या होती है कि होता है कि कुछ चीज़ें आपकी मेंटालिटी, कुछ हमारी है। कुछ लोग होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हुँ, कुछ थोड़ा-सा बटर लगा के बोलते हैं। हम एक टीचर हैं, हमें बनना था फौजी। हुँ। एक एटीट्यूड फौजी वाला है, जी, जी। गुस्सा हो तो हो, हमको क्या मतलब है। जी, जी। उस पे से बन गए टीचर, जी। जिससे हमें बनना नहीं था। टीचर के बारे में कहा जाता है, वो अगर मान के चलिए कोई आंसर सही लिखा, तो या तो उसको हम सही करेंगे, तो गलत करेंगे, ये थोड़ी कहेंगे थोड़ा-सा सही है। हुँ, हुँ। तो बिल्कुल सही। हमारा ये है कि हम जो चीज़ सही है, वो उसको हम बोल देते हैं सही है। क्योंकि ये क्या होगा, कभी-कभी एकदम हार्ड लैंग्वेज में बोल देते हैं एकदम सही है। सही। कोई चीज़ें अगर गलत है, तो उसको ये नहीं कहते कि नहीं ऐसा गलत है, एकदम खराब बोल देते हैं उसको, एकदम खराब है यहाँ। तो या तो हमें अच्छा होगा या तो एकदम खराब होगा, बीच वाला चीज़ मेरे साथ नहीं हुई। जी, इस पॉडकास्ट से पहले जो हमारी बातचीत हुई, इन प्रिंसिपल हम बहुत डिफरेंसेस हमारे हैं हाँ, और उम्मीद करते हैं कि अगली कई मुलाकात में उन डिफरेंसेस को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हो मैं अपनी सारी बातें आप तक रखा और आपने बिल्कुल। भी सारी बातें मुझ तक रखी। हम एक सोशियोलॉजिस्ट टाइप के, अपने बहुत अच्छी थिंकिंग आपकी जी, समाज के लिए, उस सबको लेके, जी, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी, बिल्कुल। ये बहुत खुशी हुई कि आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आपने एक बड़ा दिल का मुज़ाहरा किया मेरे सामने। तो उसके बावजूद मैं चाहूँगा कि हम कई टॉपिक से बातचीत करें और माशाल्लाह आपके 25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे एंड आप जो हैं इस दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनल चैनल के आप टीचर हैं। उसके लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद और आपके बहुत चैनल के शुक्रिया। ज़रिए एक बड़ा काम हो सकता है एंड दैट ये इज़ तो हमारा नहीं, ये तो देखने वाले लोगों का प्यार है, उनकी जी, मोहब्बत है जो यहाँ तक पहुँचा है। जी। तो मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि क्योंकि आप आपका नाम खान है, आप मुसलमान हैं, ऐसा अंदाज़ा है मुझे और तो आप एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस मुल्क के मुसलमानों के लिए। जब आप वर्ल्ड के बिगेस्ट चैनल हैं और इस ऐसे मुल्क में हम लोग रह रहे हैं जहाँ मुसलमान कंट्रीब्यूटर नहीं है, जहाँ मुसलमान देने वाला नहीं बल्कि लेने वाला है। और ये एक मेजर थॉट था जो मुझे लगा कि जब आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं हम मिलकर इस बात पे बात कर सकें कि किस तरह मिलकर हम इस कम्युनिटी को एक ऐसी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकें जहाँ वो सिर्फ लेने को इस वक्त लेने वाला मुसलमान है और हम देने वाला इस मुल्क में बन जाएँ। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान कंट्रीब्यूटर बने, हाँ, बिल्कुल, आप ऐसा चाहते हैं बिल्कुल बने। और हम और आप ये दोनों मान रहे हैं कि मुसलमान इसमें कंट्रीब्यूटर नहीं है, मैं भी मानता हूँ या आप भी ये मान रहे मानते हैं, बट आप जो है, फ़र्क क्या है? जी। आप इस बात को बोलते हैं कि मुसलमान कंट्रीब्यूटर बने, और आप आराम से बोलते हैं, जहाँ पे बनना चाहिए। हैं। जी, हम बोल देते हैं थोड़ा ठेठ भाषा में जी। कि कौन जी कर रहा है, तुम यहाँ पे बैठ के छोटा-मोटा काम जी खा ले रहा है, नहीं तो इसीलिए नहीं पढ़ेगा तो मार खाएगा। पढ़ेगा तो मार खाएगा। मेरे दादा टीचर थे, कहते जी, नहीं पढ़ेगा तो गोबर उठाएगा, सही। ठीक है? तो उनका था, तो वो ठेठ वाला जो है ना, हम देहात से पढ़े जी। एकदम। नहीं माशाल्लाह हमारी एक्सटेंसिव बातचीत इन चीज़ों पे हुई, आपके स्टेटमेंट्स पर आपने जो रीज़निंग दी है मैं समझ पाया। तो हम ना वो एकदम बट ठेठ बोल देते जो हैं। सवाल है मेरा हाँ। कि एज़ अ टीचर, एज़ समवन जिसने एक अच्छा अरसा टीचर का देखा है, पूरे दुनिया को देखा है, मुल्क को देखा है, जियोपॉलिटिक्स में उसकी अच्छी नज़र है, मुसलमानों के हालात से वाकिफ़ है। मुसलमान कंट्रीब्यूटर कैसे बने? क्या कोई पाथ है स्टेप बाय स्टेप जो आप एक बता सकते हैं कि भाई ये करो, फिर ये करो और फिर ये करो और फिर ये करो और फिर शायद तुम कंट्रीब्यूटर बन सकते हो? कोई स्टेप बाय स्टेप पाथ मुसलमानों के लिए खान सर बता सकते हैं? देखिए, मुसलमानों को सीखना चाहिए तो एक ठो है, देखिए सीखने के लिए तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, अम्बेडकर साहब की ज़िंदगी से सीखिए, क्या तकलीफ सहे थे, जी, ये सबको पता है। लेकिन कोई शॉर्टकट नया तरीका नहीं बिल्कुल सही। उन्होंने। वैसे इन्हें सीखना चाहिए कि जब आपको तकलीफ़ें हो रही हैं, जब बारिश हो रहा होता है, तो आप घर में नहीं बैठते अपना काम छोड़ के, आपको छाता लगाना पड़ता है। तो अगर आपको तकलीफ़ें हैं, आपको शिकायतें होंगी कि मीडिया आपकी गलत चीज़ों को दिखाता है, आपको आपकी अच्छी चीज़ों को ढक देता है। वो अजीम प्रेम जी जो डेली 22 करोड़ रुपया डोनेशन देते हैं, उसे ढक दिया जाता है। वो यूनिवर्सिटी जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, उसे नहीं दिखाया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों पे रोना रोइएगा, तो इससे आपका वक़्त भी ज़ाया होगा, वो कोई जो एक हिस्सा है, वो कभी नहीं सुधरेगा। तो बेटर है आप बारिश में छाता लगाइए और अपनी मंज़िल की ओर निकलिए, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि एजुकेशन से ही चीज़ें बदली जा सकती हैं। सही। आप आज से 100 साल पहले देखिए, 100 साल भी पहले मत जाइए, आप जाइए आज से 80 साल पहले, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था। पूरी दुनिया में जानवरों की तरह मारा जा रहा था यहूदियों को, इज़राइल को, जर्मनी में। आइंस्टीन तक को भागने की नौबत में आ गए।
उनकी हालत ये हो गई थी कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था, यही बचाए थे सब यहाँ पे फिलिस्तीन और अरब ये सब वाले में स्टार्ट देने वाले जो है। बिल्कुल। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, कोई शॉर्टकट तरीका अपनाया। तो आप मान रहे हैं कि फ़लस्तीनियों ने यहूदियों को बचाया था? देखिए, हिस्ट्री वाली चीजों को आप कैसे न कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का कोट, आई एम ग्लैड दैट आपने ऑन कैमरा ये बात कही। अटल बिहारी वाजपेयी का कोट करिए जी। उन्होंने कहा था टू नेशन मैप। हम बस ये करें कि जो हमारे सामने आंख से गुजरा है आप उसको देखिए कि कैसे जो चीज हारा हुआ लग रहा था कैसे अपनी बाजी पलटी एजुकेशन के। जिस भीमराव अम्बेडकर साहब को कोई क्लास में बैठने नहीं देता था, आज सुप्रीम कोर्ट में बैठने से पहले उनके शपथ लेनी पड़ती क्या उनको। तो वही एक ऐसी चीज है जो आपको खामोशी से मेहनत, खामोशी से मेहनत, शोर नहीं। हाँ शोर नहीं। जो गलतियां कहाँ होती हैं, जैसे आप उस चीज को बड़े अच्छे ढंग से बोलते हैं कि आपको तालीम हासिल करनी चाहिए, हम थोड़ा हार्ड बोल देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि ये वक्त मेरा भी आएगा, हम कहें कि भैया आएगा, चलो उस वक्त को लाने के लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही, मैं इस बात पे इत्तेफाक रखता हूँ। कोई कुछ नहीं कर रहा, बस इनका एक सपना है कि हमारे लिए भी एक पावरफुल टाइम है, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे देश में, हम भी एक अच्छा यूनिवर्सिटी खोलेंगे, हमारा भी एक चीज। बट कर क्या रहे हैं? आज हम ये कह सकते हैं ना कि लेकिन मैं कहता हूँ एक वक्त हमारा आएगा, ये कहना जो है, ये ख्वाब जो है, इससे बेहतर ख्वाब ये है कि एक वक्त हमारा ये आएगा कि हम दुनिया को देने वाले हों। बिल्कुल ये ख्वाब होनी चाहिए। ख्वाब ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी को दबा देंगे, बिल्कुल। ख्वाब ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे। ख्वाब ये होना चाहिए कि हमारे घर में अगर दुश्मन की भी कोई घर का इंसान आया है, दुश्मन की भी बेटी आई है, तो अपने आप को महफूज समझेगी। बिल्कुल, वो नहीं, अक्सर मुसलमान जो इंटेलेक्चुअल उनका ख्वाब यही है, जो एक या दो लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, मीडिया उनकी उसको बात पकड़ लेती है। बिल्कुल सही। थोड़ा सा उन लोगों को भी समझना चाहिए। तो फिर जब उल्टे सीधा बोल रहे हो तो काहे जा रहे हो मीडिया के सामने? बिल्कुल जो इंटेलेक्चुअल है उनको बोलिए। बिल्कुल सही। क्या आप कभी ऐसा बात बोलिएगा कि किसी को तकलीफ पहुंचे? नहीं पहुंचे। लेकिन आपको ही पता है कुछ ऐसे हैं नमूने जो ऐसा बात बोलेंगे कि किसी को दिल में बड़ा तकलीफ पहुंच जाता है, तो उन्हें नहीं बोलने देना चाहिए। सही। नहीं, बहुत शुक्रिया सर, आपने ये ज़ाहिर की ख्वाहिश और मेरी भी ख्वाहिश है, और इंशाअल्लाह हम वो दिन देखेंगे कि मुसलमान एक फिर से। बिल्कुल, फिर हम यही बोलते हैं, आप आराम से बोले, हम यही बहुत हार्ड बोलते हैं। कर क्या रहे हैं ये लोग कि वो दिन देखेंगे? थाली में सजा के। नहीं, वैसे इस पॉडकास्ट में बहुत आराम से बोल रहे हैं आप। हाँ, इसमें हम आराम से बोल रहे हैं क्योंकि पॉडकास्ट आपका है। हमारा रहता तो हम फिर वही एग्रेसिव से बोलते कि भैया आप कर क्या रहे हैं? तो मैं सोच रहा हूँ पॉडकास्ट में मैं खान सर बन जाता हूँ और आप हमारी बन जाए। बेशक है, आप चीजें होती है कि हर चीज में क्या होता है, सबकी ट्रेनिंग अलग अलग होती है। बस हम यही कहते हैं कि आप बताइए कौन सी आपकी ऐसी कोई स्कूल खोल, कोई बढ़िया स्कूल खोली जो आप बता। आपने बहुत अच्छा स्कूल खोला, इनोवेशन किया, हमने कभी। तो अगर हम थोड़ा सा डाइवर्ट होके जाते हैं, आप हमारे स्कूल आए, आपने सब कुछ देखा, एक अच्छा, अभी 3 घंटे से हम साथ बैठे हैं, उसमें से 1 घंटा तो हमने बड़ा लंबा बहस हुई, बहस ही कहूंगा मैं। बहस के बाद भी हम अच्छे से हाथ पकड़ते हुए कमरे से बाहर निकले, और जितने भी लोग थे सब इंतजार कर रहे थे कमरे में हो क्या रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी बहस हुई। उसके बाद आपने स्कूल देखा, सब कुछ देखा, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि क्या काम हो रहा है? हमें बस ये कह रहे हैं कि आपने उस गरीब और एक अमीर स्कूल के एक बेंच पे जो बैठा है कि जिसके फादर रिक्शा चला रहे हैं, उसके बगल में एक बैठा है जिसके पिता के पास 200 करोड़ पैसे हैं। तो ये चीज होनी चाहिए, ये होता है एजुकेशन। लेकिन आज गरीब के लिए हॉस्पिटल अलग है, अमीर का हॉस्पिटल अलग, गरीब का स्कूल अलग है, अमीर का स्कूल अलग। ऐसा कंट्रीब्यूटर बनने की जरूरत है। ऐसे ऐसे अगर 1000 स्कूल खुल जाए, 1000 यूनिवर्सिटीज खुल जाए, और तब कहिए कि हमारे लिए भी एक वक्त आएगा कि हम समाज को देने वाले बनेंगे। वक्त आएगा कि समाज हमें देख के एक रोल मॉडल सेट करेगी, तो हमें अच्छा लगता है। बिना कुछ किए जो ख्वाब देखने लगते हैं कि, और शॉर्ट टर्म गोल ना, शॉर्ट टर्म गोल कभी नहीं। कल बदलाव एजुकेशन में तो कभी नहीं आएगा। एजुकेशन में कोई बदलाव 25 साल बाद दिखता है। ऐसे 10 साल पहले हम लोग जब एजुकेशन में स्टार्ट करने गए थे, खुद से शटर गिराना पड़ता था रात में बंद करने के लिए। इंतजार करते थे कि सारे बच्चे चले जाए तो शटर बंद करेंगे, वरना खराब लगता है यार सर खुद ही क्लास का शटर बंद कर रहे हैं। ऑफिस नहीं हुआ करता था तो बाहर टहलते रहते थे, बैठने का जगह नहीं था यहाँ पे, देखते रहते कि हाँ भाई जब बच्चे चले जाएंगे तो जाकर वहीं बैठेंगे। धीरे धीरे चेंजिंग आती है, अचानक से चेंजिंग नहीं आएगी। जब एजुकेशन पे बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी रोशनी अगर आप डाल दें कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को किस तरह देखते हैं, कि इस एजुकेशन सिस्टम से क्या हासिल है और इसमें क्या कमी है। ये एजुकेशन सिस्टम हमें एक अच्छा मजबूर बनाता है, और ग्रेजुएशन देके हम एक बच्चे को 22 सालों तक मुंह बंद करते हैं। इंटरमीडिएट के बाद जब हम उसका ग्रेजुएशन करते हैं तो हमारा ग्रेजुएशन इस तरह से डिजाइन है कि वो 4 साल तक गवर्नमेंट से कुछ ना मांग सके कि भैया अभी तो ग्रेजुएशन हुआ है,
हो जाने दो फिर मांगते हैं। 4 साल वो ग्रेजुएशन खराब कर लेता है तो 2-3 साल मेहनत करता है, तो गवर्नमेंट को लगता है ओहो! 8 साल बर्बाद कर दिए यहाँ पे। सही। एक बात बताइए, जो ये झोंझ का झोंझ बीए करके निकल रहा है एकदम भेड़ की तरह, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब खान सर बात कर रहे हाँ, हाँ, एकदम। अब किसी को ये बात खराब लग जाती है, हमारा कहना है कि लगे खराब, हम खराबे लगने के लिए बोलते हैं। सही सही क्योंकि जब तक कुछ चीज़ें होती है ना, तकलीफ भी बहुत बड़ा मोटिवेशन होता सही। है। माँ-बाप हम लोग को बोलते हैं कि भाग जा कहीं से, कई बार माँ-बाप डाँटे होंगे। किसी-किसी के माँ-बाप इतना जिद-जिदा रहते हैं कि जा मर जा कहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि माँ-बाप चाह रहे हैं कि मर जाओ। सही। अब कुछ बच्चे उसको दिल पे लेके सुसाइड कर लेते हैं, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं। तो मेरा कहना है कि ये जो भेड़-बकरी की तरह बीए कर के निकल रहा है, उसी तरह से हम उसे टेक्निकल एजुकेशन डाल दें और उसे हम मेडिकल की एमबीबीएस से नीचे जो असिस्टेंट की पढ़ाई होती है, ऑपरेशन थिएटर में ओटी टेक्नीशियन चाहिए, अपनी स्किल बेस्ड एजुकेशन। स्किल्ड बेस, और वो स्किल फिक्स हो। जैसे हम स्किल्ड बोलते हैं ना, बुझाइबे नहीं कहते स्किल माने क्या होता है, अरे बाप रे! मतलब स्किल मतलब मेडिकल में डॉक्टर के अलावे हॉस्पिटल में डॉक्टर इज नॉट अ बैकबोन, डॉक्टर इज फ्रंट। बिल्कुल। ऑपरेशन करके वो घर चला गया, फिर उसके पीछे जो फौज लगी है ना, वो कोई नहीं दिखता। एक ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर। एक डॉक्टर होता है, 50 लोग लगे रहते हैं अगल बगल में। यहाँ पे किसी हॉस्पिटल से पूछिए, हम लोग हॉस्पिटल को हमें पता चलता है नर्सिंग स्टाफ बैकबोन होता है। आज अगर किसी सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए तो उसको भीड़ ऐसे देखेगा, अरे तेरी का कपार फूट गया इसका, और उसमें 50-20 गो मिलेगा, कोई बीए किया है, कोई बीकॉम किया है, कोई एक ना हैंडी प्लस साट सकता है, ना बैंडेज मार सकता है। ठीक है, हम लोग ना भेड़ बकरी की तरह कॉलेज खोल के अल्ले बीए करो, बाबर का लड़का हुमायूं सीढ़ी पे से ढह के मर गया, गिर गया तो सीढ़ी पे, लाइब्रेरी पे पीछे फिसला गया, मर गया वहीं पे। लेकिन मैं कह रहा हूँ बाबर और हुमायूं का नाम क्यों लिया आपने? हिस्ट्री ना वो मेडिवल वहीं से चालू हो जा रही है। अच्छा। आजकल तो चर्चा में भी है। ठीक है ठीक है। तो अगर वहां पे हाँ। हम अपने एजुकेशन सिस्टम में स्किल्ड बेस दिए होते तो हो सकता था कोई उसमें उसका अगर खून बह रहा है तो स्ट्रेच लगाना जानता हो, एटलीस्ट फर्स्ट एड जानता हो, 100 एक्सीडेंट में 10 को भी बचा सकता हो। एक बीए नॉर्मल प्लेन स्टडी, तो ये एक वही कमी, ये एक कमी हुआ। एक ये कमी। दूसरी इनोवेशन बेस्ड कुछ है ही नहीं है इसमें। आज देखिए इनोवेशन कुछ नहीं है, इनोवेशन कहाँ से करिएगा? तो हमें लगता है कि स्कूल चेंज कर देंगे तो इनोवेशन करने लायक टीचर भी चाहिए। जिस टीचर ने इनोवेशन किया है ना, वो कभी भी अपने बच्चे को ही नहीं कहेगा कि इनोवेशन मत करो। लेकिन अगर हम खुद ही इनोवेशन, हम फेसबुक चलाना नहीं जानते, हम किसी बच्चा को कहेंगे कि क्या जानता है, चलाना ही नहीं जानता। तो हम जो चाहते हैं वो हो सके। इसके अलावे हम कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। हम करोड़ों बच्चों को हम बता सकते हैं हिंदुस्तान में कम से कम 20 करोड़ ऐसे बच्चे होंगे, 20 करोड़, जो बच्चे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन कंपटीशन इतना टफ कर दिया गया है, इतना टफ कर दिया गया है बिना मतलब के, क्योंकि सीटें लिमिटेड है, कि वो जो एग्जाम की जरूरत जितनी थी उससे 10 गुना ज्यादा उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये फ्रस्ट्रेट होकर उसकी पढ़ाई छोड़ रहा है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां वो स्किल सीख सके। सही। जहां उसे लगे कि नहीं हम ये टेक्निक सीख लेंगे तो हमारा कुछ गुजारा हो जाएगा। एक ओटी बढ़िया ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और 30-35 हजार वहां कमा सकते। सही। लेकिन आप देखिएगा उसके लिए कोई नहीं जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें, केवल ये नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइड हो गया। आज भी देखिए जो मजदूर है, मिस्त्री आप लेके आइएगा, उससे पूछेगा कहाँ सीखे थे, स्कूल, बल्कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मिलेगा, सिविल इंजीनियर मिलेगा, लेकिन उसके नीचे जो काम कर रहा है वो नहीं मिलेगा। तो कहाँ सिविल इंजीनियर जो है वो डिग्री लेने के बाद आके मजदूर से काम सीखता है। वहां से सीखता है, बिल्कुल यार। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ का सिविल इंजीनियर बिहार का और खतरनाक, धाए धाए पुल गिराता है। सर हम बात कर रहे थे इनोवेशन की, आपने कहा कि इनोवेशन नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है इसके पीछे एक जो मेजर रीजन है, पता नहीं आप अग्री करेंगे कि नहीं, कि इंडिया में जो टीचर्स हैं वो टीचर्स बाय चांस है, टीचर्स बाय चॉइस नहीं है। बिल्कुल। और हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हम टीचर बनना ही नहीं चाहते हैं, हमें फौज, मगर आप अच्छे टीचर हैं। हम ये नहीं कह सकते, हम पढ़ाते नहीं हैं, मौजूद बताते हैं, हम पढ़ाते नहीं, हम समझाते हैं जी। हम अगर किसी सब्जेक्ट के टीचर भी नहीं है ना, अगर आप हमें ये दे दीजिएगा सर ये वाला चैप्टर पढ़ाना है, और हम उसके टीचर नहीं भी है ना, अब हम क्या करेंगे, एक हफ्ता उसको देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए। हो सकता है कि हम वो टॉपिक को अच्छा से समझा दें, बाद में हाथ जोड़ दें, भैया हम इतना ही समझा सकते हैं। हम समझाते हैं, हम पढ़ाते नहीं हैं। ये आज का जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये कि खान सर की टीचर की जरूरत नहीं है, आज फैसिलिटेटर की जरूरत है। टीचर का सबसे बड़ा काम ये नहीं कि टीचर पढ़ा दे, बल्कि टीचर का सबसे बड़ा काम ये है कि टीचर पढ़ना सिखा दे, क्योंकि टीचर 2 घंटा पढ़ा सकता है, बाकी दिन के 8 घंटे खुद पढ़ना है। तो टीचर अगर पढ़ना सिखा दे, टीचर लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट कर दे, तो बच्चा वो लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू करता है। और अगर टीचर आके 1 वे दे के चला जाता है तो बच्चा फिर वो बाद में खुद लेने की कोशिश नहीं करता है। मेरी समझ एक फैसिलिटेट करे। तो बस इतना कहते हैं एक टीचर से जी कि एक फिल्म डायरेक्टर जी
एक फिल्म को बनाता है, जी। लोग भले ये कह सकते हैं फिल्म अच्छी थी या खराब, हुँ, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि समझ में नहीं आया। राइट, सही। कुछ टीचर पता नहीं कैसे पढ़ा के जाता है कि विद्यार्थी कहता है कि समझ में नहीं आया। बिकॉज़ ऑफ चांस, टीचर बाय चांस। बाय चांस। मगर इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब इस मुल्क में लाखों टीचर ऐसे हैं जो बाय चांस हैं और जिसकी हमें वजह से जहाँ तक लगता है, जो सच्चाई है, जिनकी वजह से बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं, जिनको खुद सब्जेक्ट मैटर नहीं पता, कंटेंट मैटर नहीं पता और वो स्कूल से पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे मौके पे क्या कर सकते हैं हम कि करिकुलम लेवल पे हम क्रिटिकल थिंकिंग को ला सकें, क्रिएटिव थिंकिंग को ला सकें, हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को ला सकें। ये सारी चीज़ें हम किस तरह से कर सकते हैं? आपकी कुछ आपने इस पे सोचा है कभी? देखिए हमें जहाँ तक लगता है ना कि जितना हम लोगों ने स्टूडेंट को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, ये कॉलेज खोलो, डिप्लोमा खोलो, डिग्री खोलो, ये खोलो, किए ना, टीचरों को पढ़ाने के लिए की यूनिवर्सिटी रहनी चाहिए, बिल्कुल। वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ हर 3 मंथ पे 1 हफ्ते के लिए टीचर्स आए ट्रेन कैप्सूल प्रोग्राम कहते हैं और इसको। पूरी इंडिया के टीचर्स इकट्ठा हों। बिल्कुल। हो गया क्या, 3 मंथ पे बच्चों को 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाएगी, एक नया करिकुलम स्टार्ट हो सकता है और उसमें तो सैटरडे संडे भी इन्वॉल्व रहता है। बिल्कुल, हर 3 महीने पे। हर 3 महीने पे आ जाए, क्या इनोवेशन हो रहा है, किस टॉपिक पे कौन सा एग्जाम्पल देना है, कौन सा टॉपिक वो बताएंगे कि हिस्ट्री में बच्चा यहाँ फंस जा रहा है, केमिस्ट्री में ये वाली टॉपिक नहीं समझ में आ रही, ये आपस में करिकुलम ये नहीं हो पाता है। आप गौर करके देखिएगा, आपको इंडिया के टीचर से शिकायत होगी, लेकिन इंडिया के डॉक्टर से शिकायत नहीं होगी। जो अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, चाहे वो ट्रांसप्लांट के हो, अमेरिका से लोग ट्रांसप्लांट कराने आते हैं, अमेरिका से पढ़ने नहीं आते हैं। बिल्कुल। तो ये है क्यों, आप हर आए दिन आप देखिएगा, कभी बेंगलोर में डॉक्टर्स की समिट चल रही है, कभी आज लखनऊ में देखिए किडनी के डॉक्टर्स का चल रहा है, बिल्कुल। यहाँ कलकत्ता में ब्रेन के डॉक्टर्स का चल रहा है, तो ट्रांसप्लांट वो होते रहता है। और वहाँ उस हमें स्टूडेंट को स्टूडेंट बोलने से ज्यादा बेटर है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा संख्या में, बिल्कुल। आप उनको चेंज करने में बहुत ज्यादा मैन पावर और टाइम लॉस होगा। टीचर्स कंपैरेटिवली कम है, इन्हें ले आके इनोवेट बनाइए, इन्हें ले आके एआई पे ट्रेंड कीजिए, इन्हें नए टेक्नोलॉजी को दिखाइए, जब ये सीख के जाएंगे वहां जाके खुद ही सिखा देंगे। तो बेसिकली बेसिकली वर्क नहीं होता है। आप सजेस्ट कर रहे हैं कैप्सूल प्रोग्राम हो, जहाँ 3 महीने पे टीचर आए, सीखे, फिर प्रैक्टिस करें और आके बताएं कि मैंने क्या किया, फिर आके सीखे। इस तरह के प्रोग्राम्स जो है कैप्सूल प्रोग्राम्स अक्रॉस इंडिया होने चाहिए, जहाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम पे एक रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, फिर पेडागोजी पे काम होनी चाहिए कि भाई कैसे पढ़ा रहे हैं, फिर असेसमेंट पे भी ये लेना है कि लेना नहीं है, किस तरह असेसमेंट लेना है। तो असेसमेंट को जो भी हमने एक बड़ा एक वो बना दिया है सरदर्द, कि एज़ इफ ऐसा लगता है कि पूरी पढ़ाई हम एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ते हैं, पढ़ाई का मकसद एग्ज़ाम देना नहीं है। तो इस पे अगर आप कुछ एक रोशनी डाल सके कि पूरी पढ़ाई का मकसद हमने एग्ज़ाम बना दिया, असेसमेंट जो है पढ़ाई का मकसद असेसमेंट नहीं है। और आज इंडिया में हम ये देख रहे हैं कि पूरी पढ़ाई का मकसद जो है वो एग्ज़ाम है, असेसमेंट है। देखिए इसमें हम केवल टीचर्स को नहीं, स्टूडेंट को भी दोषी आप कहिएगा। जी। अब देखिएगा, स्टूडेंट तो सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम जो चाह रहा है, एक छोटा-सा प्यादा है स्टूडेंट। ऐसे कहा कि हम प्यादे को नहीं हरा सकते, एक शतरंज का एक प्यादा राजा को मार के गिरा देता है। बिल्कुल। हम स्टूडेंट के बीच में दिन रात रहते हैं, इतना भी शराफत नहीं उनके अंदर, वो भी कैसे? बदमाश। अगर आप बता कैसे, सकें। देखिए बताता है, ये जो असेसमेंट का चीज है, ये साइंस के सब्जेक्ट में ऑलरेडी होता है। जी, जी। 100 नंबर का एग्जाम है तो उससे 70 नंबर पूछा जाएगा रिटन एग्जाम, जिसमें उसे पास करना है। 30 नंबर वो प्रैक्टिकल है जिसमें असेसमेंट करना है। वो दूसरे से प्रोजेक्ट बनवा देगा, जी, जी। लैब में जाएगा नहीं जाएगा। कई जगह स्कूल की गलती है, लैब ही खराब है या खुलता ही नहीं। सही। कई जगह खुलता है तो स्टूडेंट का मन नहीं लगा के जाएंगे। हुँ, हुँ। कई ऐसे हैं जिनको मन था कॉमर्स लेने का, मन लेके बैठ गए साइंस वाला। तो कुछ स्टूडेंट की ओर से है, कुछ, और मेजोरिटी जो बड़ा हिस्सा है वो सिस्टम फेलियर है। तो यहाँ जरूरी है चेंज करने का। इसके अलावा भी अगर आप देखिएगा तो इंडिया में क्या है ना, कि अगर यूरोप को देखिए, अमेरिका को देखिए, तो वहाँ गरीब का एक लेवल है कि गरीबी इतना गरीब नहीं है ना, सही। कि मतलब अब वो सड़क के किनारे सो रहा है, उसका इलाज नहीं हो, उसके गरीबी में भी एक स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। तो क्या, वेलफेयर स्टेट है। हाँ वेलफेयर स्टेट है। तो एक लेवल के ऊपर सोचता है, वो ये नहीं सोचता है कि मेरे माँ का अगर पथरी है तो हम इलाज नहीं करा पाएंगे, मेरे घर टपक रहा है, वो एक लेवल के बाद सोचता है। और हमारे यहाँ एक गरीब, एक मेजोरिटी पॉपुलेशन इस चीज में है ना, हमें अपने बाप का कर्जा भरना है, बड़ी बहन है उसकी शादी करानी, माँ बीमार है उसके लिए दवा लाना है, गहने गिरवी रखे उसको लाना है। तो जब दिमाग पे इतना टेंशन चलेगा, वो भी इतने छोटे उम्र में, कौन एंटरप्रेन्योर बनेगा? हमें लगता है कि बिल गेट्स का बच्चा या उन लोग के ऊपर भी अगर इस लेवल का प्रेशर रहता तो वो झेलते। आप नॉर्वे जाइए, हमें लगता है कि वहाँ एक आम इंसान का घर हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर से अच्छा है। सही। बिल्कुल। स्वीडन जाइए तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जाते हैं, वो कभी सोचेगा
कि हम रेलवे का एक फॉर्म भर दे, 30,000 रुपए की नौकरी लेंगे, ग्रुप डी में जाएंगे, 50,000 का टिकट काटेंगे यहाँ पे, वो अपने यहाँ 50,000 रुपए कुक को खाना दे रहा है। सिस्टम फेलियर है सर ये। तो ये सिस्टम फेलियर हो गया है, इसको कोलैप्स कर गया है यहाँ पे। इसे बदलने के लिए रातों रात नहीं बदल सकते। अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हम अपनी पॉपुलेशन को हम जनसंख्या के तौर पे देख रहे हैं। अगर हम इन्हें स्किल्ड सिखा दे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे दे, ट्रेडिशनल एजुकेशन की जगह इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे दे, जिस तरह चाइना घमंड करता है कि घर घर में मेरा सामान है, उस तरह हम भी आने वाले टाइम में घमंड कर सकते हैं कि दुनिया में हर फैक्ट्री में हमारे ही वर्कर, इंजीनियर, सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। हम लोग वहाँ सुपरवाइजर, इंजीनियर, फोरमैन अपर लेवल भेजने की जगह पर लेबर भेज दे रहे हैं। सही। नहीं, मेरा सवाल फिर मेरा ये सर कि तो खान सर इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो कोचिंग सेंटर है वो भी एक अपर लेवल के लिए, तो टेक्निकल में आप क्या कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग में आप क्या कर रहे हैं, आगे कोई प्लान है आपका इस तरह का कि इंडस्ट्रीज में आप काम करना चाहते हैं, स्किल ट्रेनिंग में काम करना चाहते हैं, और ऐसे छोटे रोल्स में जहाँ पे लोग थोड़ी सी पढ़ाई करके स्किल सीख कर एक अच्छी रोजगार बना सकते हैं जिसका लोगों को अंदाजा नहीं है, इस तरफ कोई आप काम करना चाह रहे हैं? क्योंकि हम लोग इस पे मेजरली जो हम जानते हैं वो एक खान सर वो है जो लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, इसके अलावा खान सर कोई प्लान है? वर्क कर रहे हैं। अच्छा। और हमारी एक आदत है, जब कंप्लीट वर्क कर लेते हैं तो हम आके बताते हैं कि हम पिछले 3 साल से काम कर रहे थे, ये कर रहे हैं। अच्छा जी। हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं ओके। उन बच्चों के ऊपर, अपने यहाँ के बच्चे, कि जिन बच्चों के पे क्या है कि जो पढ़ाई करने आए, अब वो लाखों की संख्या में आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वैकेंसी जितनी लिमिटेड रहेगी उतने कोई सिलेक्शन दिला पाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि वैकेंसी लिमिटेड है, उतना सेलेक्ट हो जाते हैं, बाकी बच्चे उसके अदर एग्जाम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं, बट एक बड़ी संख्या है जो बच जाती है, और वो डिसिप्लिन एंड एजुकेटेड है। इनके लिए हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि इनमें से कुछ क्रीम को छांटकर 8-10 ऐसी चीजें हैं जहां हम उन्हें लगा सके तो 50-60 हजार रुपया वो मंथली कमा सकते हैं। अब एक इंडिविजुअल के नाते हम इतना ही कर पाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अब बड़े पैमाने के लिए आपके पास सिस्टम और एक गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर वो होना जरूरी है। और एक और बड़ी बात बताते हैं, इंडिया का 20% से ज्यादा पॉपुलेशन सिजोफ्रेनिया का शिकार हो गया है। सिजोफ्रेनिया दिमाग में एक मेंटल स्टेटस होता है, अलग बीमारी होती है, उसमें जरूरी नहीं कि इंसान पगला जाए, एक ऐसी दुनिया में चला जाएगा जिसमें उसको सोचने में अच्छा लगेगा, वो 1000 प्लान बनाएगा, 1000 प्लान एग्जीक्यूट एक को नहीं करेगा, डेली टाइम टेबल बनाएगा, फॉलो कभी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, संडे को आराम करेगा, दिन भर कुछ नहीं किया, शाम में पढ़ने जाएगा तो सोचेगा थोड़ा टहल ले, थोड़ा मुंह धुल ले, फिर वो पेज पलटते रहेगा, फिर सोचेगा डेली 4 पेज पढ़ना है, 10 दिन बाद सोचेगा ओह एग्जाम का 2 ही महीना बचा है, डेली 10 पेज पढ़ेंगे। जब 10 दिन बचेगा एग्जाम का, 2 तरीके अब नहीं होगा, उसे लग रहा है कि वो खराब है, उसे लग रहा है कि वो कमजोर है, बट वो फंस चुका है सिजोफ्रेनिया में। उसका पड़ोसी उसे सताएगा, अब उसके दिमाग में कल्पना आएगा, फीलिंग्स आएगी, एक दिन हम IPS बनेंगे, हम भी उसको बर्बाद कर देंगे। और फिल्मों ने बिगाड़ के रखा है, फिल्मों में दिखाया गया है कि हीरो को सताया जाता है, उसको इतना तड़पा दिया जाता है कि गिर जाता है जमीन पे, आखिरी सांस लेता है, लेकिन आखिरी में उठता है, पूरा पासा पलट। वैसा हीरो वैसा फिल्म में होता है, वैसे फिल्म में होता है। अब इसको भी ये लगने लगा है कि हम पढ़ाई नहीं भी करेंगे ना, आखिरी में उठेंगे, एग्जाम टॉप कर देंगे, बिजनेस में फेल हो रहा है, उसके साथ कई चीजें हो रही है ना जो उसको एक ट्रैप में फंसा रही है। अगर उसको कहीं परिवार से थोड़ा खटपट हुआ है, माँ ने कुछ बोल दिया, बीवी ने कुछ बोल दिया, दोस्तों ने कुछ बोल दिया, अब वो रील देखेगा, एग्जैक्ट वैसे ही दर्द भरा एक रील आ जाएगा बस स्टेटस पे लगा देगा, और स्टेटस पे लगा देगा, जिस स्टेटस को आप देख के समझ जाएंगे कि बाप से लड़ाई हुई, कि माँ से लड़ाई हुई, कि बहन से लड़ाई हुई, कि बीवी से लड़ाई हुई है। अब ये वो फंस चुका है, उसको कहाँ से निकाला जाए, हम लोग को बड़ा तकलीफ होता है कि ये तो सिजोफ्रेनिया में फंस चुका है। अच्छा, इसके लिए भी एक इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, मेंटल हेल्थ। और इंडिया एक ऐसा देश है, यहाँ मेंटल हेल्थ का मतलब जब तक आप पगला नहीं जाइए, नोचने मत लगिए, दीवार मत फोड़ लीजिए, कपार मत फोड़ लीजिए, तब तक समझ में नहीं करता कि पगलाया है। उसके भी स्टेजेज होते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों में एक ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा, और अगेन कि अगर एक भूखा इंसान है, हम और आपको अभी अगर भूख लग जाए तो पहले सोचेंगे कि पहले पेट भर लेते हैं, फिर पढ़ाई कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। तो भूख केवल खाने की नहीं होती है, भूख होती है इज्जत पाने की भी, समाज में प्रतिष्ठा की भी। हमारा भी एक अपना घर हो, माँ बाप हमारे भी खुश रहे, हम भी कभी बिना त्योहार के कपड़े खरीद सके। हिंदुस्तान में 140 करोड़ में 110 करोड़ लोग ऐसे हैं कि अगर कोई त्योहार या शादी ब्याह ना हो तो एक जोड़ा कपड़े नहीं खरीद सकते हैं नया। इतनी बड़ी संख्या है। और सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि उन लोगों के सामने जाकर अमीर घर के लोग बोलते हैं नौकरी के पीछे भाग रहा है, एंटरप्रेन्योर बनो,
हमारे घर में जिस दिन ये पता चलेगा ना कि अगर बाप मेरा एक दिन नौकरी, एक महीना नौकरी से गया तो खाना नहीं आएगा, राशन कार्ड बंद हो गया तो मेरा घर राशन नहीं आ पाएगा, क्या एंटरप्रेन्योर। 30% लोग आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। वो तो कागजों में है, जी। बट रियलिटी उससे और भयानक अगर 30% मान भी लेते हैं तो 150 करोड़ का 30% है, बड़ा नंबर हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे। और जब भी पॉपुलेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन डिपेंडेंट हो जाएगी, बिल्कुल। तो जो देश का रिसोर्स है, जो पैसा है, उनकी डिपेंडेंसी दूर करने में चला जाएगा। जी। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियल फ्री हो जाए, तो देश का जो रिसोर्स है, जो पैसा है, वो नए रिसर्च में जाएगा, अंतरिक्ष प्रोग्राम में जाएगा, हेल्थ केयर में जाएगा। अमेरिका में क्या जाता है, उनका जो पैसा है वो हेल्थ केयर में जा रहा है, इनोवेशन में जा रहा है। हमारा पैसा, अपनी इतनी पॉपुलेशन में गरीबी इतनी है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, उन्हें हमें राशन देना पड़ रहा है। ये उन बेचारों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो शौक से राशन की लाइन में नहीं लगे, उनकी मजबूरी है। जहाँ वो पीएचडी करने के लिए लाइन में लगा हुआ है, यहाँ बच्चा स्कूल बंक करके आज राशन कार्ड उठाने जा रहा है, उसकी मजबूरी है, शौक से नहीं जा रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं, माशाल्लाह खान सर, जानकर बहुत खुशी है मुझे कि आप जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ भी कुछ, आप टेक्निकल और स्किल ट्रेनिंग की तरफ भी कुछ आप तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द आप अनाउंस करेंगे, हम लोग उसकी डिटेल्स जान पाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। और जान के बहुत खुशी हुई कि आप जो है मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना चाहते हैं, जिसको मैं बहुत क्लोजली मैं जानता हूँ कि मेंटल हेल्थ का ख़राब होने से और मेजर यूथ जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, इनको पता भी नहीं है। और जिस तरह के आपने बताया कि मेंटल हेल्थ तब तक नहीं मानते जब तक इंसान मेंटल हेल्थ को समझते हैं, मतलब कि पागल हो जाए, कि मतलब जो इंसान एक अजीब हरकत करने लगे तो वही मेंटल हेल्थ पेशेंट है। डिप्रेशन को, एंजाइटी को, इस तरह की चीज़ों को मेंटल हेल्थ नहीं मानते हैं। तो एक अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों को कि यूथ अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करे और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए काउंसलर के पास जाए। और मेंटल हेल्थ इशू से ये 21st सेंचुरी में जहाँ इतना सोशल मीडिया है, इतना पीयर प्रेशर है, सारी चीज़ें हैं, मेंटल हेल्थ को लोग प्रायोरिटी दें और उसको एक बड़ा इशू समझें और उसके लिए काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में अपने आप को शायद महसूस ना करें। ये आई थिंक एक अच्छा मैसेज आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को जा रहा है। बहुत चर्चा है मार्केट में माशाल्लाह कि खान सर का एक बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है। अगर चंद अल्फाज में आप बता सकें कि क्या होने वाला है इस हॉस्पिटल में, और क्या से पहले अगर मैं बता सकूँ क्यों कर रहे हैं खान सर को हॉस्पिटल बनाने की क्या ज़रूरत है, सरकार का काम है, आप हॉस्पिटल क्यों बना रहे हैं। दूसरी बात, अगर हॉस्पिटल बना रहे हैं तो कौन सा हॉस्पिटल जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। देखिए, आज से 3 साल पहले यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए फीस देनी होती थी। हमने उसको आज इतना कम कर दिया, जहाँ पे हम लोग 7,500 रुपये पे ला दिए। सस्टेनेबल इशू की वजह से उसे हम लोग 10,000 किए। आज कोई भी बच्चा 10,000 रुपया देके आईएएस बन सकता है, 4,500 रुपया देके एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर बन सकता है, इस हद तक ला दिए। और 3 सालों तक इतना रेगरस इस पे मेहनत किए कि जो लोग 2.5 लाख रुपया फीस मांगते थे ना, आज अखबार में बोलते हैं कि हमारे यहाँ 70% डिस्काउंट चल रहा है। तो पूरी जो एजुकेशन माफिया थी, इनकी तो कमर तोड़ दी है हमने। इनकी फीस वाली जो लूटने की परंपरा थी, इनको बर्बाद कर दिया। अब इंडियन कल्चर देखिए और इस्लामिक में भी देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मुनाफा आटे में नमक के बराबर होनी चाहिए। इतना ही लीजिए मुनाफा, एक जिससे आपका बिजनेस तिजारत चल सके। इंडियन कल्चर में आप देखिएगा, हमारे यहाँ जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु दक्षिणा एक तरह की दक्षिणा है, जिसकी कीमत आप नहीं फिक्स करते हैं, सामने वाला फिक्स करेगा क्या चीज है, आप उससे लेकर। बट यहाँ हमने अपना लिए बिजनेस मोड, बिल्कुल एग्जैक्ट उससे ज्यादा लुटाई मेडिकल में चल रही थी। अब हमको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे इंडिया का चेंज करना है। हमारे यहाँ मरीज जो है वो किसी बीमारी को एकदम रद्द कर लेता है तब पहुंचता है। उसका रीजन समझे हम लोग कभी? उसका ब्लड जांच इतना महंगा है, 1500 2000 रुपया। एमआरआई जांच कराने जाएगा 8,000 10,000। सीटी स्कैन महंगा है, एक्सरे, हर चीज महंगा है। इसलिए वो तब तक झेलता है जब तक वो सह सकता है। जब बीमारी एकदम खतरनाक रूप ले लेती है तब वो जाता है डायग्नोस कराने। इत्तेफाक से वो नॉर्मल बीमारी है तो बच जाता है, बाद में पता चल गया कि कैंसर है तो कहानी खत्म। कोई ऐसी बीमारी लाई ले तो खत्म। मेरा यही है सपना कि हम हेल्थ केयर सिस्टम को इतना सस्ता कर दें। हमारे यहाँ 25 रुपए में ईसीजी जांच हो जाती है, 35 रुपए में एक्सरे हो जाता है। और एक आदमी ने दिल्ली से कॉल किया कि सर हमको एमआरआई कराना। हम कह यार आदमी क्या कर रहे हो तुम, दिल्ली कहाँ, पटना, यहाँ एमआरआई कराने क्यों? सर यहाँ 12,000 रुपया मांग रहा है, हम वहाँ आके करा देंगे 1,000-1,500 रुपया में आपके यहाँ से। कहाँ 12,000, कहाँ ये सर 1,000 रुपया में हम 1,000-2,000 में आजा चले जाए। तो हमें ये सिस्टम को ले आना है ताकि गरीब से गरीब, जीने का हक गरीबों को भी है, उसको कोई शोषण न कर सके। नहीं, बिल्कुल इसी से मेरा सवाल ये है कि मैं समझ सकता हूँ कि दर्द की वजह से वो हॉस्पिटल बना रहे हैं आप। बिल्कुल। आज
गरीब जो है वो हॉस्पिटल के दरवाजे पे हर रोज़ लाखों गरीब दम तोड़ देता है क्योंकि हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है। और खान सर अकेले पूरे निज़ाम को बदल नहीं सकते, सिस्टम को बदल नहीं सकते। एक हॉस्पिटल आपका मैक्सिमम 1000 पेशेंट देख पाएगा। कोई आपके पॉडकास्ट पे वादा करके जा रहे हैं। जी। जब हम एजुकेशन में आए थे ना, 2.5 लाख रुपए यूपीएससी आईएएस की फीस थी और 1.5 लाख रुपए पीसीएस की फीस थी। तो लोग कहते थे ना कि ये आदमी चिल्ला के चुप हो जाएगा, ये फीस कभी डाउन नहीं होगी। आज आप पता कर लीजिए, कहीं पे भी किसी की हैसियत नहीं है जो ज्यादा फीस ले सकते हैं। और हम यहाँ भी कह के जाते हैं 3 साल के अंदर पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, जो इधर इंडिया स्टेट की नहीं, पूरे इंडिया की, जो 4 गुना डाउन ना हो जाएगा डायग्नोसिस जांच। अमूमन क्या डॉक्टर का फीस है 1000 रुपया, और वो कहेगा कि इससे हम ज्यादा लेना चाहते हैं तो लिख देगा एमआरआई 10,000 रुपया के जाके एमआरआई करा के लेंगे। आप ले जाके कराएंगे, देखेंगे हड्डी है, वैसे देखेगा 5,000 कमीशन आ गया। बिल्कुल। तो ये सिस्टम को खत्म और बहुत जल्दी हो। ऐसे मगर मुझे ऐसा लगता है कि अकेला एक इंसान जो पूरे निज़ाम को तब तक बदल नहीं सकता जब तक एक्टिव पॉलिटिक्स में ना आ जाए वो। पॉलिटिक्स हम पढ़ाते हैं जी। पॉलिटिक्स हम करते नहीं। नहीं, पॉलिटिक्स मुझे समझना ये है कि एक हॉस्पिटल से आप पूरे निज़ाम को कैसे बदल सकते हैं। एक हॉस्पिटल खोल ही नहीं रहे ना, मैं इसको बहुत बड़े लेवल पे करना है। कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। हमारी आदत है जब तक कोई चीज बन नहीं जाती है तब तक हम बोलते नहीं है। डॉक्टर उसी तरह ब्रेन का एक अलग बनाना है हमें, कि जहाँ केवल ब्रेन पे रिसर्च हो, ब्रेन पे कैसे हो कि कौन सा मरीज बचेगा, कौन सा मरीज नहीं बच पाता है। वो क्या करते हैं ना, जो पता है कि हमको ये वाला मरीज नहीं बच पाएगा, एटलीस्ट हम उस गरीब है तो उसे बता सकते हैं कि भैया देखो बड़ा मुश्किल है। उसको क्या करते हैं ना, उसको एक होप देंगे सब, देखो एक उम्मीद है बच सकता है, खेत बेच दो, एक उम्मीद है बच सकता है, देखो यहाँ पे आप उसका इलाज कीजिए। और ऐसा नहीं है कि इतना महंगा इलाज है कि किसी का खेत बिक जाए। यकीन मानिए हम देख रहे हैं ना, इतना भी महंगा इलाज नहीं है कि खेत और गहने बेचने की नौबत। आप उसका इलाज कराइए उसी हिसाब से और बदलेगा। अभी हम यहाँ आए हैं तो आपके हमें लगता है हमने आपको 3 बजे का बोले थे आप, लेकिन चूंकि हमारा ईस्टर्न रीजन में आता है तो ब्लड बैंक का लाइसेंस हमें यहीं से आके मिला, कलकत्ता से आ पाता। तो इसी बहाने यहाँ आए और एक उम्मीद हमने वहां से भी कर लिया। और एक उम्मीद ये है कि 1 लाख यूनिट हमें ब्लड को रखना है, वैसे हम 10,000 यूनिट सेना को देंगे हर, मतलब कि भैया 10% जो हमारा ब्लड मान के चलिए 2 लाख यूनिट आ गया तो उसका 10% और ज्यादा हो गया, परसेंटेज वाइज 10% हम सभी को दे देंगे एनी टाइम जब भी बोलेगी वो। बहुत बड़ी बात है, तो बड़ी बात है सर। जो 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 मैं अगेन उस बात पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं जब भी मैं कोई सरकारी स्कूल देखता हूँ एक बुरे हालत में है तो मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे दे दो, मैं चला के दे दूंगा। तो आपको लगता नहीं कि हॉस्पिटल स्टैब्लिश करने में अगर वक्त ना बर्बाद करें, मतलब वक्त बर्बाद ना करें, मैं नहीं कह रहा हूँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मगर अगर मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर अगर हम जा सके कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं अगर हम उनको टेक ओवर कर सके और सरकार कह सके कि आपका मॉडल अच्छा लगे हमें, आप हमारा हॉस्पिटल चला के दिखाई सस्टेनेबल कैसे कर रहे हैं। और आप जिस तरह की मैं समझता हूँ कि अगर सरकार मुझे कम से कम 10 स्कूल आज के टाइम पे दे दे तो मैं आई एम केपेबल इनफ टू रन 10 मोर स्कूल्स। सरकारी स्कूल में जहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, बनिस्बत इसके कि मैं हर स्कूल पे 10 करोड़ रुपए खर्च करूँ और 10 स्कूल बनाऊँ 100 करोड़ रुपए खर्च करके, मैं चाहूँगा सरकार अपने 10 स्कूल मुझे दे दे और उन 10 स्कूल को मैं चला के दिखा दूँ सरकार को। तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं कि मैं चाह रहा हूँ कि सरकारी मैं इलेक्शन लड़के ही पॉलिटिक्स में उतरूँ, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि निज़ाम का हिस्सा बनकर कि लार्जर चेंज किस तरह ला सकूँ मैं। तो अगर इस पे अगर आप कुछ अगर सोचे कि किस तरह से एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि बैंक है सब सुधार भी नहीं करता है, नहीं सुधरेगा पूरा। तो जितना वो बैंकन को सुधारने में मेहनत करेंगे ना, उसमें जाते में दोस्त बना लेंगे। तो हम देखें, आपने एक जंग लगे लोहे को रगड़ते रहिएगा ना, चमका दीजिएगा लेकिन अंदर से फिर वो पकड़ लेता है। इन सब के अंदर वो आदत लग गई है, जिससे सैलरी से ज्यादा डेली कमाने की आदत लग गई हो, जिससे 8 घंटे की जगह 1.5 घंटे ड्यूटी करने की आदत लगी, लाख गुना अच्छा है। हमारे यहाँ हजारों बच्चे आते हैं जिनका एक आध नंबर से अगर नहीं रिजल्ट हो पाता, उन्हें हम हॉस्पिटल में मौका देंगे। हम लोग अभी बात करें डायलिसिस मशीन पे बड़े लेवल पे ले जाने के लिए, यहाँ पे अभी वर्क चल रहा है, इसलिए हम ज्यादा नहीं बता पाते क्योंकि हर इंसान के जीवन जिंदगी का कुछ उसूल होता है। मगर पहले आप पॉलिटिक्स की बातें और गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोला करते थे। जो मैंने आपका ट्रेंड देखा यूट्यूब पे, थोड़ी स्टडी की, ऑफ लेटली आप गवर्नमेंट सारी बात देखिए, मेरा सीधी से बना, मेरा झुकाव एक देश के साथ है। हमसे आप अभी भी बात कीजिए, चाहे हमारे बारे में आप 10 बुराई कीजिए, हम आपको एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। जिस दिन बात हल्का सा भी हमारे कंट्री के थोड़ा सा गवर्नमेंट की बात कर, हम बता रहे हैं,
कंट्री के खिलाफ गई, हम किसी को नहीं, फिर हम बहस कर लेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट जब तक कंट्री के हिसाब से करती है, हमें गवर्नमेंट की तारीफ हम गवर्नमेंट से ज्यादा बेटर करते हैं। जी। जिस वक्त वो थोड़ा सा इधर उधर करती है, हम खींच देते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले हमने आपको गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता नहीं सुना। बहुत बार सुने होंगे आप लोग। अब ऑफ लेटली हम आपको ऑफ लेटली हम देख रहे हैं। 2022 में किसान का जब विधेयक हुआ, तो हमारे पास कई कॉल आया था कि आप ये किसानों वाला वीडियो हटा दीजिए या इस पे इस तरह से बात रखिए। हमने टू द पॉइंट सारी बात किसानों की रख दी। ये बात 2020 की। वो अलग बात है कि किसी को अब नजर आया या पहले नजर आया। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, हम कहे कि हम नहीं करना चाहिए पाकिस्तान। इतना धो कि उसको याद आए कि वहीं पर था मोहनजोदड़ो और वहीं पे था सिंधु सभ्यता, हड़प्पा वहां पे। ठीक, शैतान को शैतान की तरह धोया जाता है, आराम से, रहम नहीं करना चाहिए। मेरा बस यही शिकायत, रहम नहीं। मगर अब मैं इसको इस तरह करना भी कर रहा हूँ कि आपने ऑफ लेटली किसी पॉडकास्ट में राहुल गांधी की तारीफ भी की है, तो मैं ये समझ सकता हूँ। नहीं, मैं उनकी बुराई करनी चाहिए। नहीं, बुराई नहीं करनी चाहिए, पर आपने किसी और पॉलिटिशियन की तारीफ नहीं की। मैंने कभी आपकी ज़बान से नहीं सुना कि किसी पॉलिटिशियन की तारीफ। नहीं, देखिए आजकल ना ये पत्रकारों का लेवल इतना गिर गया कि क्या कहिएगा। ये 3 फीट का माइक खरीद ले रहा है जी। मेरे पास वो माइक नहीं है, मैं छोटा सा और छोटा खरीद लिया हूँ। पाइप लेके। हाँ। बताइए, एक बड़ा फेमस हो गया है इनका क्या नाम है, ये पत्रकारों का। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करके आएंगे सर, इनके बैठ जाएंगे सर, बिल्कुल माइक लगा के। सर हम आपसे एक रैपिड क्वेश्चन कर रहे हैं, सोनिया गांधी के बारे में क्या देखना चाहते हैं, अमित शाह के बारे में क्या कहना चाहते हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहिए। अब आप बताइए, यही सवाल हम आपसे पूछे तो आप क्या कहिएगा? गाली दीजिएगा इनको? नहीं, अब उसका क्लिप काट काट के कराएंगे सब। देखिए इनको क्या बोला, इनको क्या बोला। तो हम लोग को भाई पॉलिटिक्स हम बोलते हैं, पढ़ाते हैं पॉलिटिक्स, हम लोग को क्या ये चीज है ऐसे। और राहुल गांधी क्या एक सांसद है, उनके क्षेत्र के लोग जाने, सही, कोई उससे ज्यादा कुछ नहीं आपकी, उससे उनके सांसद है, वो अपनी एक पार्टी के हैं, उनका काम है विपक्ष को संभाल के रखना। कोई भी सुधार करना होगा अगर तो गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट की आलोचना हो सकती है, लेकिन एक चीज होना चाहिए, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना और दुश्मनी निकालना दोनों में डिफरेंस होता है। हम क्रिटिसाइज करते हैं, दुश्मनी नहीं निकालते। जहाँ अच्छा है हम बोलते हैं अच्छा है, जहाँ खराब है बोलते हैं खराब। अच्छा को इतना अच्छा बोलेंगे कि लोगों को डाउट लगेगा कि गवर्नमेंट का आदमी है, और जब खराब बोलने लगते हैं तो लोगों को लगता है यार विपक्ष में चला गया। बट हमारी पार्टी हमेशा एक है, हम इंडिया की ओर से। बहुत अच्छा सर, आप हमारे स्कूल में इनोवेशन टेक्नोलॉजी लैब भी गए, अगर आप एक दो लफ्ज आप अपनी। हमें बहुत अच्छा लगा। और इस वक्त में जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी लैब आपने हमारा देखा, उस पर अगर आप बता सके कि आपने वहाँ क्या देखा, और उससे आप क्या, आपको लगता है कि उससे कुछ उम्मीद हो सकती है जो इनोवेशन की हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आप इनोवेशन टेक्नोलॉजी खोले, उसमें ड्रोन्स हमने देखा, रोबोटिक्स देखे, इस सब चीज़ों को। ये धीरे धीरे चीज़ें जब बच्चों तक आएंगी तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और ऐसे जैसे अपने स्कूल खोला, उन सारे लोगों का थैंक्स जिन्होंने हेल्प किया, और आप और अच्छा करते रहिए। हमें बताइए हम क्या कंट्रीब्यूट, या हम कैसे इसमें बिल्कुल के लिए हेल्प कुछ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, हमारा कुछ हो सकता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल हो सकता है सर, जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम चाहेंगे कि हम इन फ्यूचर कोलैबोरेट करें, और हम देख सकें आप अपने पास से हम कि किस तरह आपकी मदद से हम जो है एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की जिस मुल्क में होनी चाहिए, जिस वक्त नहीं है। अगर हम 20% आबादी है तो हमारी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हर जगह 20% होनी चाहिए। हमेशा हम यही कहते हैं, मुल्क को यही बात पे हमारा खराब लग जाता है। हम कहते हैं कि आपको प्रोपोर्शनल रेशियो चाहिए, आपको हर जगह 20% चाहिए, आराम से मिल जाएगा 20%। आप बस 20% स्कूल में जाके बैठा चाहिए। आप बचेगा स्कूल में देखिएगा तो 2%, और रिप्रेजेंटेशन चाहिए 20%। आप इस बात को कितना आराम से कहें, हम इस बात को बड़ा हार्ड बोल देते हैं, खराब हम बटरिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल खराब लगता है। तो हम चाहेंगे कि आपके साथ कोलैबोरेट करके उस पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे हम काम कर सकें। बस हम इतना कि मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि 20 करोड़ की बड़ी आबादी अगर मुल्क को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है तो मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नुकसान हो रहा है, और उंगलियां भी उठ रही हैं। जी, उंगलियां उठने का एक बड़ा रीजन भी यही है कि हम कंट्रीब्यूटर नहीं बन पा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर एजुकेशन में ये लोग आगे जाएं, हम सब आगे जाएं, तो कोई क्यों उठेंगे। इसलिए मैं अपने साथ एक किताब भी लाया था, मैं सोचा कि आपको ये किताब गिफ्ट करूँ। ये एक्स IPS ऑफिसर अब्दुल रहमान साहब, इनकी किताब है डिनाइल एंड डिप्रिवेशन, कि किस तरह सिस्टमैटिकली मुसलमानों को पिछले 70 साल में जो है पीछे रखा गया। अगर इस पर अगर आपकी नज़रसानी हो जाए तो इससे कई सारी चीज़ें जो है क्लैरिटी मिलती है। उनकी एक और किताब है एब्सेंट इन पॉलिटिक्स, अब्दुल रहमान साहब की। ये तो वो चीज़ें है, एब्सेंस इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में भी जब मुलाकात हो रही है, दो एडुकेशनिस्ट की मुलाकात हो रही है, तो गिफ्ट किताब से अच्छी तोहफा। पॉलिटिक्स से याद आया कि देखिए डेमोक्रेसी में सबसे खतरनाक क्या होता है कि जब आपको ये पता चल जाए कि कौन सा समाज का हिस्सा है जो आपको वोट नहीं करता है। सही, फिर याद रखिएगा, अगर वो इंसान पावर में आया तो आपका नहीं गया। ये मुसलमान स्ट्रेटेजिकली नहीं काम कर पा रहा है, बिल्कुल कर पाए हैं।
और तीसरी किताब जो मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ वो है, क्योंकि जो मेरे हीरो हैं, मेरे रोल मॉडल हैं, वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक बहुत ही शानदार सीरत पे किताब, उनकी ज़िंदगी पे, द सीन लेक्चर रहीक अल मख्तूम, मैं ये किताब आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। आई एम श्योर आपने उनकी ज़िंदगी पढ़ी है, पर ये एक बहुत ही शॉर्ट ऐसे फॉर्म में किताब है। तो मैं ये 3 किताब आपको सोचा कि तोहफ़े के तौर पर आपको हदिया करूँ, मैं गिफ्ट करूँ। उम्मीद है कि बहुत इसको शुक्रिया। कबूल करेंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक चीज़ हमेशा हम सबको ये बात बोलते हैं इन चीज़ों को, कि किसी मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी मिल जानी चाहिए। बिल्कुल, और मुनाफ़ा हमेशा आटे में उतना ही मिलाइए जितना आटे में नमक मिले। बिल्कुल। मुसलमान बिज़नेसमैन को बस समझ जाना चाहिए, बिल्कुल समझदार। क्योंकि जो मुसलमान बिज़नेसमैन बन जाता है, हुँ। फिर वो भूल जाता है कि उसको जो पैसा मिला है, उसमें दूसरों का कितना हिस्सा है। बिल्कुल वहाँ पे उसे लगता है कि वो पैसा मिला है, वो भूल जाता है कि पैसा ऊपर वाले ने दिया है, और उसमें दूसरों का कितना, गरीबों का क्या हिस्सा है। बिल्कुल, और उससे समाज का कंट्रीब्यूटर बने, समाज की भलाई करे। इससे क्या होगा कि बुरे वक़्त में पूरा समाज उसके साथ खड़ा रहेगा और उस समाज में दुआएँ उसके साथ रहेंगी। जी, आज रतन टाटा के बनाए कैंसर हॉस्पिटल में न जाने कितनों की दुआएँ हैं उनको। जी। तो वो चीज़ें ये होनी चाहिए सबके साथ, हर एक कम्युनिटी में ये चीज़ें हो। जी, बहुत शुक्रिया सर आपसे, बातें तो बहुत सारी हुई, सवालात और भी बहुत सारे हैं। उम्मीद करते हैं ये पहली मुलाकात है, ऐसी कई मुलाकातें होंगी और हम आइडिया शेयर करते रहेंगे, और उम्मीद है आने वाले फ्यूचर में हम कहीं किसी प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करके कुछ बड़ा करें इंशाल्लाह। ज़रूर, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और हमसे जो कुछ बन सकेगा आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह। अगर इन बच्चों को अपने आगे जाके डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएम डिपार्टमेंट में भेजना, क्योंकि ये नर्चर करके जब तक हम इन्हें अधिकारी नहीं बनाएँगे, बिल्कुल, कब तक हम उम्मीद करेंगे कि किसी अधिकारी से कि तुम ईमानदार बनो। बिल्कुल, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दिया तुम ईमानदार बनो, हम तो सीधा कहते हैं कि तुम रिटायर हो जल्दी। बिल्कुल, अगली पीढ़ी हम भर रहे हैं, सब बिल्कुल। ईमानदार होंगे। इंशाल्लाह, बहुत अच्छा। बहुत खुशी मिलकर आपसे, बहुत खुशी मिलकर। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ खान सर। उम्मीद करते हैं कि हम अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और खान सर के साथ जो अगली बातें होंगी, और आपके कई सवालात, हमारे कई सवालात, इस तरह के कई सेशन इंशाल्लाह हम लोग फिर से शूट करेंगे, और हम लोग मिलकर कुछ बड़ा इस मुल्क और कम्युनिटी के लिए करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस विद पेशेंस।